Welcome to Study Glow. Myself Monica Kasba. Today we will start with a very burning topic, that is preamble of Indian Constitution. Why it's so important? Because अगर आपको preamble समझ आता है, it means आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसके प्रिंसिपल्स का, उसके ऑब्जेक्टिव्स का, और वो क्या चाहते हैं कि इंडियन सोसाइटी कैसे बने और कैसे कैसी चीज़ें हमारे यहाँ पे लॉज कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट जूरिस्ट है जिन्होंने इनको आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। आइडेंटिटी कार्ड, जैसे नाउ डेज वी आर हैविंग आधार कार्ड, हमें कोई भी काम करना है, कहीं पे भी दिखाना है कि हमारी क्या आइडेंटिटी है, हम अपना आधार कार्ड सामने लाते हैं। द सेम मैनर जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल देखते हैं तो हमें पूरा पता चलता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इंक्लूडेड है। सबसे पहली जो कंट्री जिसने प्रियम्बल का कंसेप्ट लाया, दैट वाज अमेरिका। और हमने कहाँ से इस चीज़ को बोरो किया, हमने कहाँ से ये जो फ्यू लाइंस है, जैसे वही द पीपल ऑफ इंडिया, ये हमने यूएन चार्टर से की है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, और जिन्होंने कहाँ से खुद बोरो की है, अमेरिका से। जो प्रियम्बल था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हम तक पहुंचा कैसे? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास ऑन किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और हमने इसको अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने। आज तक सिर्फ प्रियम्बल एक ही बार अमेंड हुआ है, और अमेंडमेंट हुआ है 42 सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है 42, इसने हर चीज़ में लगभग चेंजेस की थी, और ये इमरजेंसी के टाइम पे लगा था। और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहते हैं, इसने इतने सारे रिफॉर्म्स लाए जिसने खुद में ही एक कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड कर दिया। जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो भी इसी से इंक्लूडेड हुए थे। हमने 3 नए वर्ड्स ऐड किए कॉन्स्टिट्यूशन में, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है, बेशक हमने ये चीज़ें इंक्लूड की, वर्ड्स इंक्लूड की, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही इन चीज़ों की तरफ इन्फ्लुएंस्ड था, क्योंकि जो हमारी पॉलिसीज़ थी बहुत सारी, जैसे आपको कॉटेज इंडस्ट्रीज़, फ्री एजुकेशन, वेलफेयर स्कीम, वो सोशलिज्म को ही दिखाती है। सेक्युलर, हमने पहले ही नो डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी, नो बाइसनेस वाला कंसेप्ट है, ऑलरेडी सेक्युलर। इंटीग्रिटी, हम ऑलरेडी लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके चलना चाहते हैं, और हर किसी की जो डिग्निटी है उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। सो बेशक ये हमने बाद में इंक्लूड किए वर्ड्स, बट इसकी इम्पोर्टेंस थी। हम अब हम इसके टेक्स्ट को समझते हैं। सबसे पहला जो इसका बिगनिंग है, वही द पीपल ऑफ इंडिया। जस्ट रिमेंबर दीज लाइन्स। इसी के बारे में मैं कह रही थी कि हमने ये यूएन चार्टर से बोरो की है। इसका मतलब हम, कॉन्स्टिट्यूशन कौन बना रहा है? हम, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हैविंग solemnly रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरन। सॉवरन वर्ड का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। बाद में मैं की कंसेप्ट में इनको आराम से समझाएंगे। सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स चीज़। सब लोगों को प्रोवाइड करनी है इक्वालिटी, सॉवरनिटी एंड डेमोक्रेसी वे से हम चीज़ें लाएंगे। जस्टिस, किस चीज़ का इंसाफ देना है? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। लिबर्टी, आज़ादी, किस चीज़ की आज़ादी देनी है? एक्सप्रेशन की, आपके बिलीफ की, फेथ की, और आप जिसको भी पूछना चाहते हो आपके वर्शिप की। इक्वालिटी, किस चीज़ की इक्वालिटी? स्टेटस की, और आपको सबको एक जैसा ही ट्रीट करना है। फेरनिटी, इंडिविजुअल्स की जो डिग्निटी है, और भाईचारा है जो हमारे देश में, उस चीज़ को क्या करना है? बरकरार रखना है। और हम कब? इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेरिबली अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव ओवर सेल्स। ओवर सेल्स मतलब हम लोग, हम सभी, हमने क्या दिया? कॉन्स्टिट्यूशन खुद को। अब ये बात हमेशा याद रखना, कभी भी आपके सामने कोई चीज़ गलत होती है, या कोई भी ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आपसे ये सवाल किया जाता है, भाई कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में आपको बोलने का हक कौन देता है, तो आप ये चीज़ स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में या अपने लॉज के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन खुद हमें ये लॉज प्रोवाइड करता है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ही हम लोगों ने। तो कॉमन पीपल कभी भी अपने आप को ऐसे लाइक नॉर्मल कंसिडर मत कीजिए, बिकॉज कॉमन लोगों की वजह से ही सरकार चलती है, दुनिया चलती है, हर चीज़ चलती है। सो बी पावरफुल, बी स्ट्रॉन्ग, कभी भी गलत होने ना दो। देन व्हाट कम्स नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे कि कैसे बना है। अब कोई भी रेसिपी है या कोई भी ऐसी चीज़ है, वो किन चीज़ों से बन के मिली है, उसमें क्या चीज़ें एडेड है, हम वो देखेंगे। सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी, सबसे पहले हमने पहले ही ये चीज़ क्लियर की, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ओवर सेल्स वाले वर्ड, कि हमारी जितने भी अथॉरिटी के सोर्सेज है, पावर के सोर्सेज है, वो लोगों से आते हैं।
नेचर क्या है? नेचर होता है तबीयत। जैसे फॉर एग्जांपल किसी इंसान को बहुत गुस्सा आता है, किसी का सॉफ्ट नेचर है, किसी का ठीक है वो एवरेज चलता है, तो हम बोलेंगे भाई इस बंदे का नेचर बहुत गुस्से वाला है, मीन्स उसकी जो तरीका है चीज़ों को लेने का वो कैसा है। वैसे सेम वे में नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है? स्टेट मतलब गवर्नमेंट मीन्स कंट्री, सॉवरन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक पॉलिटी। ऑब्जेक्टिव्स, अब हमारे एंड्स क्या, हमें क्या हासिल करने हैं? जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। हमने इसको अडॉप्ट किया 1949 में, लेकिन हमने इसको बाद में जाके कब फॉर्मली इम्प्लीमेंट किया? दैट इज़ 26 जनवरी 1950। इसके पीछे हिस्टोरिकल रीज़न है, बिकॉज 26 जनवरी को ही हमने पूर्ण स्वराज का जो नोशन था, कंसेप्ट था, उसको फुल फ्लेज्ड वे में एक्सेप्ट किया था। अब कीवर्ड्स, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैं आपको हर एक वर्ड बहुत डीप में समझाऊंगी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सॉवरन वर्ड का मतलब होता है जब आप इंटरनली या एक्सटर्नली फ्री होते। जब इंडिया इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिशर्स के अंडर था, वी वर नॉट द सॉवरन नेशन, बिकॉज हमारे जितने भी एक्सटर्नल और इंटरनल मैटर्स थे उन पे जो डिसीजन ले रहा था वो कौन ले रहा था? ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स ले रहे थे। लेकिन आज़ादी के बाद क्या हुआ कि हमें फुल फ्लज्ड सॉवरेनिटी मिलती है, फुल फ्लज्ड वे में हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, फुल फ्लज्ड वे में हमारी अपनी गवर्नमेंट होती है। यहाँ पे एक सवाल जो हमेशा पूछा जाता है, हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, हम कॉमनवेल्थ का भी पार्ट है, और हम बहुत से रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का भी पार्ट है आज के टाइम पे, और इंडिया कोवाड ग्रुप का भी मेंबर है। तो क्या इसका मतलब ये सॉवरेनिटी, हम सॉवरन स्टेट्स नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम सॉवरन है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अभी भी जो हमारी अपनी टेरिटरीज है या हमारे एक्सटर्नल मैटर्स है, उसमें डिसीजन लेने का हमारा सबसे पहला हक बनता है। सोशलिस्ट, सोशलिज्म का मतलब होता है एक ऐसी फॉर्म ऑफ आइडियोलॉजी जहाँ पे हर किसी को इक्वल ट्रीट किया जाए, जहाँ पे जितने भी काम होते हैं वो सोसाइटी मिलके ले, और जहाँ पे जितने सारे भी इंस्टीट्यूट होते हैं वो वर्क करते हैं, गवर्नमेंट उनको चलाती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस वर्क करती है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस वर्क नहीं करती है। बट वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर ऑल्सो, हमने जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हमने मिक्स्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन लिया। वाई? बिकॉज हम ना टोटली सोशलिस्ट जाना चाहते थे, ना टोटली कैपिटलिस्ट की तरफ जाना चाहते थे। हमने एक मध्य भाग चुना, मतलब मिडल पाथ जिसे हम कहते हैं, वो चुन के हमने दोनों की अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर हमने अपना मिक्स्ड इकोनॉमी को लाया। बट एक और चीज़, 1991 में जिस टाइम पे रिफॉर्म्स आए, एलपीजी से हम कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में, और उस टाइम पे हमारे कौन थे मिनिस्टर? मनमोहन सिंह। अब यहाँ पे क्या होता है, सोशलिज्म, सोशलिस्ट चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी कम होती है, बिकॉज हमने प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को वर्क करने के लिए इंक्लूड कर दिया। उन्हें बोला कि भाई ठीक है, आप आइए हमारे यहाँ पे पॉलिसीज़ वगैरह, आईएमएफ से मॉनेटरी पॉलिसीज़ वगैरह सेंक्शन करवाई, बाकी सब चीज़ें की कि आप आके हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह इस्टेब्लिश हो, थोड़ा थोड़ा कैपिटलिज्म को ओपन किया। लेकिन फिर भी आप देखेंगे आज के टाइम पे भी हमारी गवर्नमेंट कितनी सारी वेलफेयर स्कीम चला रही है। सो कहीं ना कहीं सोशलिज्म वहाँ अभी भी है। सेक्युलर, दो ये वर्ड बाद में ऐड किया है, लेकिन रिमेंबर हमारे यहाँ पे पहले से ही सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट था। कैसे? बिकॉज हमारे यहाँ पे पहले से इक्वालिटी थी, आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है रिलेटेड टू आपका रिलीजन वो पहले से ही लेड डाउन थे। सेक्युलरिज्म हमारा एक बहुत ब्रॉडर कंसेप्ट है, ये नैरो कंसेप्ट नहीं है। ब्रिटिशर्स जो यूरोप में कंसेप्ट आया था सेक्युलर, वो मतलब था सिर्फ आपको रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग रखना है। लेकिन हमारे यहाँ पे मतलब है कि जो गवर्नमेंट है, जो कंट्री है, जो नेशन है, उसका अपना कोई रिलीजन नहीं होगा। आपको लोगों को उनकी अपनी फ्री चॉइस है कि उनको जो भी रिलीजन वर्शिप करना है, जिस भी गॉड को वो पूजना चाहते हैं या जिस भी रिलीजन को वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो उनका पर्सनल मैटर है। और हमारे यहाँ पे जो बेचारे ऐसे मतलब मिनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट एक्शंस लेती है। जैसे आप देखेंगे आपके जो फंडामेंटल राइट्स है, वहाँ पे आप देखेंगे जो मिनॉरिटीज़ राइट्स है, वहाँ पे उन लोगों को अपना रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह या अपने रिलीजियस प्लेसेस वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए राइट्स प्रोवाइड किए गए। डेमोक्रेटिक,
डेमोक्रेटिक का मतलब होता है जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो लोगों के द्वारा चली जाती है। आप इब्राहिम लिंकन की एक डेफिनेशन यहाँ पे याद रख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये गवर्नमेंट बनाते भी लोग हैं, गवर्नमेंट को चलाते भी लोग हैं, और गवर्नमेंट चलती भी किन की वजह से है? लोगों की वजह से। गवर्नमेंट की डेमोक्रेसी के दो टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी ग्रीक्स के टाइम पे वर्कआउट करती थी, बिकॉज उस टाइम पे जो पॉपुलेशन थी बहुत कन्फाइंड थी, सिटी स्टेट का कंसेप्ट था, बहुत कम पॉपुलेशन थी, और एरिया वाइज भी चीज़ें बस कुछ चीज़ जगहों तक लिमिटेड थी, तो लोग आपस में जो पार्टिसिपेट करते थे वो इक्वली जाते थे किसी पर्टिकुलर प्लेस पे और डिसीजंस लेते थे। बट जैसे जैसे एक्सपेंड हुआ, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, जैसे जैसे हमने बाकी पार्ट्स में रहना स्टार्ट किया, डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं हुई। अभी भी कुछ कंट्रीज में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जैसे स्विट्जरलैंड, और कहीं पे पार्शियल डेमोक्रेसी अभी भी है। तो उसके बाद क्या होते हैं, आपके पास इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के क्या टाइप्स हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के क्या टाइप्स है? रिफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। ये आपने प्लेबिसाइट बहुत जगह सुना होगा। ये क्या प्रोसेस है? जब भी कोई कंट्री में बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट्स है जहाँ पे जब भी कोई नया लॉ लाना होता है, वहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है, पैम्पलेट्स के थ्रू या डायरेक्टली स्पीकर माइक वगैरह पे लोगों तक वो चीज़ें पहुँचाती है कि भाई हम ये रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, क्या आप एग्री करते हैं कि नहीं? वो लोग अगर अपना सेंक्शन देंगे कि हाँ भाई हम एग्री करते हैं, तभी जाके वो चीज़ें वो क्या करेंगे, अपने गवर्नमेंट में उस पॉलिसीज़ को लाते हैं। रिपब्लिक, रिपब्लिक वर्ड का मतलब होता है जहाँ पे हेरिडिटी रूल नहीं होता है कि राजा का बेटा राजा और आगे उसका बेटा राजा बनेगा। इट डिपेंड्स कि आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, आप एक गवर्नमेंट के थ्रू आते हैं पावर में। सो वी आर हैविंग ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक गवर्नमेंट। द टर्म रिपब्लिक इन आवर प्रेमर इंडिकेट्स दैट इंडिया हैज इलेक्टेड हेड कॉल्ड प्रेसिडेंट। हमने उसको इलेक्ट किया है, वो पहले से ही नहीं है, ठीक है? वो हेरिडिटी नहीं बना है कि उनके फादर पहले थे या उनके फादर या चाचा वहाँ पे थे, नहीं। हमने लोगों ने उनको इलेक्ट किया है इसीलिए, और कुछ फिक्स्ड टाइम के लिए। जैसे हमारे यहाँ पे 5 ईयर्स है, और प्रेसिडेंट ऑफ आपका यूएस से उनको 4 ईयर्स के लिए चुना जाता है। और वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हियर, हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आप नंबर ऑफ टाइम्स चूज़ कर सकते हो, कोई भी बॉन्ड्स नहीं है। लेकिन यूएस में आप उनको सिर्फ 2 टर्म्स के लिए ही ला सकते हैं, ठीक है? देन आपका जस्टिस। अब जस्टिस होता क्या है? इंसाफ। इंसाफ मीन्स व्हाट? फॉर एग्जाम्पल, आप पुराने टाइम में जब स्लेव सिस्टम था तब लोगों को अपनी बात रखने का भी मौका नहीं दिया जाता था, उनके राइट्स को तो इम्पोर्टेंस दी ही नहीं जाती थी, उनको इंसान ही नहीं कंसिडर किया जाता था। जैसे जैसे टाइम बीता, जैसे जैसे बाकी रेवोल्यूशंस हुए, रशियन रेवोल्यूशंस हुए, फ्रेंच रेवोल्यूशंस हुए, लोगों ने, गवर्नमेंट्स ने ये बात लोगों तक लाई कि भाई हम सभी लोगों को इंसाफ देना चाहिए, हर किसी को जस्टिस देना चाहिए। जिस सोसाइटी में जस्टिस नहीं है वो सोसाइटी पैरिश नहीं कर सकती, फुलफिल नहीं कर सकती अपने ऑब्जेक्टिव्स के। सेम मैनर में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में ये चीज़ मैंशनड है, और हर जगह आपको डिफरेंट डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स का होना ही खुद में एक जस्टिस प्रोवाइड करने का है, कि आप किसी भी जाति से, किसी भी प्रजाति से, किसी भी रेस से, किसी भी जेंडर से, कोई भी कलर है आपका, और किसी भी ओरिजिन, आपका प्लेस ऑफ ओरिजिन कोई भी है, आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आप सबको जस्टिस प्रोवाइड होगा। किस चीज़ का जस्टिस? सोशल। सोशल मीन्स सोसाइटी में कास्ट सिस्टम नहीं होगा, ऊंच नीच नहीं होगी। इकोनॉमिक मतलब हर किसी के पास राइट होगा कि वो जॉब कर सकता है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आता है। पॉलिटिकल मतलब राइट टू वोट होगा हर किसी को। एडल्ट फ्रेंचाइज जो हो आपका होता है, उसका मतलब होता है हर किसी को जो भी 18 साल से ऊपर है और एक स्टेबल मेंटल हेल्थ कंडीशन में है, वो हर कोई इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, सेक्स, रिलीजन, रेस, वो बंदा वोट कर सकता है। देन कम्स द लिबर्टी। आप जॉन लॉक, जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था लिबर्टी, इक्वालिटी, प्रॉपर्टी राइट्स, ये सब कंसेप्ट कहीं ना कहीं वहाँ से आते हैं। बाद में जब रेवोल्यूशंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे आपके फ्रेंच रेवोल्यूशंस होते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें और स्पेसिफिक हो जाती है कि लोगों को राइट्स मिलने चाहिए बोलने के, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के, अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने के, कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या नहीं सोच रहे हैं, उनकी थिंकिंग्स क्या है। पहले हम जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स के रूल में थे, तब हम अपनी बात स्पेसिफिकली सामने नहीं रख सकते थे, बिकॉज हमारे को राइट टू लिबर्टी नहीं मिला था। बट आज आप किसी आर्टिकल के थ्रू आप किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकते हो, आप पॉजिटिव क्रिटिसिज्म दे सकते हो, आप अपनी बात एक्सप्रेस कर सकते हो वर्ड्स के थ्रू, बोल के कर सकते हो, अनलेस एंड अनटिल इट्स नॉट हार्मिंग सम।
उसके बाद आपका जो है फेरनिटी, फेरनिटी मतलब ब्रदरहुडनेस, हर किसी की जो डिग्निटी है लाइफ की उसको आप इम्पोर्टेंस देंगे, किसी को आप कम या ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे, हर कोई इक्वली एक ऐसे हार्मोनियस सेंस में रहेगा जिससे सोसाइटी एक और बेटर वे में काम करेगी। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो आपका जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ पे ओनली सिर्फ डबल सिटीजनशिप थी, वो एक अकेला राज्य था। बट अब यूनियन टेरिटरी बनने के बाद हमारे पूरे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट प्रिवेल होता है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब जैसे यूएसए में क्या होता है, आप सेंटर के तो पार्ट है यूएसए के, बट अपनी आपके पास आपकी स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट की भी सिटीजनशिप है। लेकिन हमारे यहाँ पे आप चाहे किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, बट आप इंडियन हो, आपकी एक ही आइडेंटिटी है, दैट यू आर इंडियन। ठीक है। आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A क्या है? मतलब जब भी आपको कहीं पे ABCD एंड पे दिखता है, इट मीन्स वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ है। 51A आपका फंडामेंटल राइट जो आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हुए थे, ये आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में समझाता है। हम सबकी ये ड्यूटी है कि हम सब अपनी कंट्री में हारमोनियस बैलेंस रखें, हर किसी को इक्वल ट्रीट करें और किसी की डिग्निटी को भी हम हार्म ना करें। देखो, एज ह्यूमैनिटी काउंट्स में भी हम सबको अपनी डे टू डे लाइफ में भी किसी को हार्म नहीं करना है, बिकॉज हमारी सबसे बड़ी आस्था, हमारी सबसे बड़ी स्पिरिचुअलिटी वही है कि हमें किसी को हार्म नहीं करना है। और कभी भी करप्शन, कुछ पैसों के करप्शन के लिए किसी की लाइफ के साथ खेलना नहीं है। बिकॉज जो हम छोटी मोटी करप्शन या बहुत बड़ी लेवल की करप्शंस करते हैं, इनमें बड़े लोगों को हार्म नहीं होता है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्टेबल हैविंग द मनी। इसमें सबसे ज़्यादा हार्म पड़ता है उस इंसान को, उस जनता को, उस फार्मर को, उस पुअर फैमिली या उस लेबरर क्लास को, जिस बेचारे के लिए वो छोटी छोटी चीज़ें उसकी लाइफ चेंज कर सकती है। अब इम्पोर्टेंस क्या है प्रियम्बल की? अगर हमने प्रियम्बल पढ़ा है तो इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे एक बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के एक मेंबर है जो कहते हैं कि ये वो सपना है जिसके बारे में हमने बहुत टाइम से सोचा है, ये हकीकत में अब सामने आया। KM मुंशी सेम वो भी मेंबर थे। वो कहते हैं हॉरोस्कोप ऑफ सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हम इससे देख सकते हैं कि हमारा जो ये सपना है सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का, ये पूरा हुआ है। पंडित ठाकुर दास कहते हैं प्रियम्बल एक सबसे खूबसूरत ऐसा गहना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो उसकी चमक और बढ़ाता है। अर्नेस्ट बार्कर, ये एक पॉलिटिकल थिंकर है बहुत बड़े। आपको अगर पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट में आप हमेशा मैक्सिमम टाइम देखेंगे, आपको बार्कर मिलेंगे। हर बारी हर चीज़ों को क्रिटिसाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें री इंटरप्रेट की है। इन द सेम वे इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को भी इंटरप्रेट किया है। और ये कहते हैं प्रियम्बल एज की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये की नोट है। की नोट क्या होता है? जैसे हमारे की कंसेप्ट होते हैं, ग्लॉसरी होती है, या क्रक्स होते हैं जो हमारे मेन जस्ट होते हैं किसी चीज़ के, सेम मैनर में। उसके बाद M. Hidault, former Chief Justice of India, observed preamble resembles the Declaration of Independence of United States of America, but it's more than that. ये सिर्फ UNO, क्योंकि हमने बोला कि हमने वहाँ से चार्टर लिया है, लेकिन हमारे यहाँ पे ये और बेटर वे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का दिखा रहा है कि हमारी सोसाइटी किस चीज़ के लिए और किस चीज़ के लिए काम कर रही है। लोगों ने उसको पावर दिया है, वो लोगों के ही भले के लिए काम कर रही है। अब कुछ ऐसी कंट्राडक्टरी चीज़ें जो इसके साथ जुड़ी है प्रियम्बल के साथ, दैट इज वेदर प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। वन थिंग लेट्स मेक यू क्लियर। सबसे पहला जो केस आया था भैरोभाई यूनियन केस 1960 में, जब इन्हें इंटरप्रिटेशंस देखी, इन्होंने कहा कि भाई प्रियम्बल क्या सोर्स है लॉज का, नहीं, क्या इससे इसको हटाने से कुछ डिफरेंसेस आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज़ लाइक नहीं, ये चीज़ें भी नहीं हो रही है। तो फाइनली इन लोगों ने कहा जबकि ना तो इसके होने से डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, ना तो इसके ना होने से डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। अब एक हिस्टोरिकल केस, केशवानंदा भारती केस, आप ऐसे भी देखना, बिकॉज क्या होता है जब आप चीज़ों को इन डेप्थ नॉलेज देते हो, आप मेंस जब लिखते हो, उसमें जब आप चीज़ों को रेफरेंस या डेफिनेशंस दोगे, आपका आंसर और ब्यूटीफुल होता है। आप 5 से 6 पेज लिख लो, लेकिन 2 पेज ब्यूटीफुल मैनर में लिखो, जहाँ पे पर्टिकुलर किसी की स्टडीज़ मेंशन कर लो। आपको पर्टिकुलर वो पूरी याद नहीं रखनी है, थोड़ा एक आइडिया फ्रेम करो, रट्टा नहीं मारना है। और उसके बाद आप 1-2 डेफिनेशंस ऐड कर दो किसी भी थिंकर की या किसी भी फिलोसोफर की, उससे क्या बेनिफिट होएगा? इसके बाद जो हमारा हिस्टोरिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है, दैट इज़ केशवानंदा भारती केस। आपको इसको कभी मैं एक डिटेल में भी समझाऊंगी कोर्स में,
आप इसको ऐसे भी जाके स्टडी क्लोज में भी सर ने इसको काफ़ी अच्छे से समझाया है, इसको देखना, बिकॉज ये एक बहुत अच्छी फाउंडेशन इसने लाई है, बहुत अलग अलग चीज़ें लाई है। बेसिक स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है वो भी यहाँ से है। बेसिक स्ट्रक्चर आई विल टेल यू। इनका मानना है कि हम अमेंड कर सकते हैं वो पार्ट्स जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन कहीं पे नहीं किया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बट कंडीशन टू कंडीशन वो डिपेंड करता है। बेसिक स्ट्रक्चर आई विल ट्राई टू गिव एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, आप एक घर में हैं, आप वहाँ के बेडशीट चेंज कर सकते हो, कलर्स चेंज कर सकते हो, सोफ़ा चेंज कर सकते हो, मैट चेंज कर सकते हो, किचन में इनसाइड एंड आउटसाइड कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हो। बट जो आपने नींव उसकी बिछाई है, दैट इज़ नॉट लाइक आप उसको तोड़ के चेंज नहीं करोगे, ठीक है। द सेम मैनर आप स्ट्रक्चर जो बेसिक है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको चेंज नहीं कर सकते। फाउंडेशन इसने डाल दी। LIC ऑफ इंडियन केस बाद में 1995 में आया, उसने भी ये सेम बात कही कि इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बट कुछ चीज़ें, दो चीज़ें आपको जो ध्यान में रखनी है। पहला, कि नाइदर ये सोर्स है पावर ऑफ लेजिस्लेचर्स का, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ ये चीज़ें दिखाई गई है कि हमारे क्या प्रिंसिपल्स है, तो इसको सोर्स नहीं बना सकते हो। और ये नॉन जस्टेबल है। नॉन जस्टेबल का मतलब होता है आप इसके कुछ भी ऐसी चीज़ मिस होती है, आप इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। जैसे फंडामेंटल राइट्स क्या है, जस्टेबल है, आपके कोई भी फंडामेंटल राइट्स कटेन करता है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, उस बारे में बात कर सकते हो, आपको जस्टिस प्रोवाइड होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस कंसेप्ट वेल। स्टिल अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती है, प्लीज़ लेट मी नो, एंड स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।